हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? आइए पधारिए, सभी का स्वागत है। अंकुश, अभिषेक, कैलाश, सत्यम, कुमार, नूर, उदय, संजय, सत्यम, संजीव, राधे राधे मेरे भाई। बेटा सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? ऑल क्लियर? बहुत शानदार, बहुत उम्दा प्रदर्शन। चलिए बच्चों, तो बच्चों अभी हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। ऐसा ही टॉपिक बेटा हमारा गोइंग ऑन था और शीट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। शीट नंबर 1 के बेटा टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्या मुझे बताइए, आप सभी बच्चों ने भी ये 100 सवाल पूरे किए? क्या आप सभी बच्चों को भी ये 100 सवाल समझ में आए पूर्णतया? एक एक कंसेप्ट, एक एक लॉजिक बेटा पूरा ट्रांसपेरेंट क्लियर होना चाहिए। सारी बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए। क्या सारे लोग समझ पाए बेटा? आरिधि, मेंद्रा, रवि, रूपक, समीम, साकेत, बहुत बढ़िया बेटा। तो बेटा मान लिया जाए कि शीट नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। शीट नंबर 1 आप सबकी कंप्लीट है, सारे सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। बेटा शीट को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करते रहना। अगर 3 बार करोगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। 3 बार सवाल साथ साथ करते रहना, फिर बाद में आपको उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बार में काम हो जाएगा बहुत बढ़िया प्रकार से। बहुत बढ़िया समीम। समीम भाई, आपको मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में? बेटा मैथ्स पढ़ने में चीजें आपको पूरी क्लियर हो रही हैं? चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल का समान होता है। इजीली बातों को कैच करने में आपने इफेक्टिव रेट का काम पढ़ा था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट टाइम पर भी डिपेंड करता है। बस इन्हीं बातों को समझ समझ कर ट्राई कीजिए, इन्हीं बातों को पढ़ ट्राई कीजिए। चलिए बेटा, आज उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं। शीट नंबर 2 के बेटा हम सवाल आज करना स्टार्ट करते हैं। हम शीट नंबर 2 के सवाल करेंगे। पहले बेटा हम केवल इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे। जो भी सवाल बेटा बहुत सिंपल होंगे ना, उनको हम छोड़ देंगे आपके लिए, क्योंकि हम शीट नंबर 1 को पढ़ चुके हैं, बेस हमारा बन चुका है। इफेक्टिव रेट क्या होती है, कैसे चीजों को काउंट करना है, ये बातें आप लोगों ने समझ ली बेटा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिएगा। आपको सवाल दिया गया अब रेशो वाला, देखो कह रहा है 5 साल में निवेश की गई राशि और मिश्र धन का अनुपात है 5:8। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बेटा मेंटली सवाल देखो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशो दिया हुआ है 5:8, है ना। प्रिंसिपल का और अमाउंट का, अमाउंट समझ लो बेटा, अमाउंट मतलब मिश्र धन 5:8 है। इसका मतलब बेटा ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा वो 3 रुपए आया होगा क्या? बेटा सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए आया होगा। कितने रुपए पर? 5 रुपए पर। कितने रुपए पर? 5 रुपए पर। इसका मतलब बेटा 60% ब्याज आया एक 5 साल में। मैंने ये काउंट कर लिया कि 5 साल में ब्याज कितना आया। बच्चों 5 साल में ब्याज आया है 60%, तो एक साल में 12% आया होगा। आपको तरीके से ये बात पता है ना बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है ना कि 3/5 का मतलब होता है 60%, 3/5 का मतलब होता है 60%, 60% का मतलब होता है 5 ईयर्स, और 5 ईयर पे आपकी बात कंप्लीट। 5 ईयर आपके सवाल का उत्तर आ गया बेटा। बेटा ये 79 × 16, आप मुझे एक बात बताओ। देखो बेटा स्वयं का 79 × 16 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये है प्रिंसिपल अगर तुम्हारा 16 था, एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा। सुनो, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल अगर मेरा 16 रुपए था तो अमाउंट बेटा 79 बन जाएगा क्या? अगर मैंने आपको ब्याज पर 16 रुपए दिए तो 79/16 होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर आपका 16 था तो अमाउंट 79 बन गया। इसका मतलब दोस्तों कि इनका जो डिफरेंस है 63, क्या ये आपका ब्याज आया क्या? बेटा क्या ये 63 रुपए आपका ब्याज आया क्या? अच्छा, आपने कहा सर रेट कैसे ज्ञात करेंगे? बेटा 63 रुपए ब्याज आया है कितने रुपए पर? 16 रुपए पर। 63 रुपए ब्याज आया है कितने रुपए पर? 16 रुपए पर। गुणा में आपने 100 लगाकर परसेंट लगा दिया।
क्या ये जो चीज आएगी, क्या दोस्तों इफेक्टिव रेट आएगी? क्या क्या दोस्तों ये जो डेटा आएगा ये इफेक्टिव रेट आएगा? और इफेक्टिव रेट के बारे में मैंने आपको बता चुका बेटा, आर और टी का मल्टीप्लाई होता है। 35 साल में इतने परसेंट ब्याज आया, लेकिन मैंने पूछा एक साल में, तो आपने 35 का भाग दे लिया। बताओ बेटा, मेंटली करने वाले सवाल है ना ये, इनमें तो पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं। 7 से काटोगे 5, 7 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 20, 4 से काटोगे 5, 4 से काटोगे 4, तो 45/4% आ गया। 11 सही 1/4% आ गया दोस्तों। 11.25 कह दीजिए, बात एक ही है, पॉइंट एक ही है। चीजों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान है। आगे बात समझ में? बेटा इफेक्टिव रेट अगर ज्ञात कर पाएंगे ना, ये जो रेशो आपको दिया जाता है, यहीं से सारी बात की कैलकुलेशन बन जाती है। यहीं से आपको सारा गेम बेटा इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे समझो, ये बात शानदार। ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। ओके, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज 1 and 1/4 times the amount which had been grown in 3 years. Okay, the percent of rate of interest was. सुनो बेटा, आप मुझे पहली बात एक बताओ, एक सही 1/4 को क्या मैं 5/4 गुना कह सकता हूं? क्या बेटा 5/4 गुना कह सकता हूं? अब देखिए क्वेश्चन की भावनाएं क्या है। बेटा आपने एक पैसा दिया ब्याज पर, प्रिंसिपल आपने फला फला अमाउंट है, कुछ निश्चित अमाउंट है, वो आपने ब्याज पर दे दी बेटा, वो आपने ब्याज पर दे दी बेटा, आपने वो पैसा ब्याज पर दे दिया। ठीक, 3 साल के बाद में, आफ्टर 3 इयर्स, आपका जो अमाउंट बनता, और 5 साल बाद में जो आपका अमाउंट बनता, आफ्टर 5 इयर्स जो आपका अमाउंट बनता, इनमें कह रहा है कि 5/4 है, ये वाला 4 है तो ये वाला 5 है। भावनाओं को समझो, आपने कोई फला फला पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज पर दे दिया। ठीक, 5 साल के बाद में जितना आपको अमाउंट मिलता, बेटा 5 साल के बाद में जितना आपको अमाउंट मिलता, वो 3 साल बाद मिलने वाले अमाउंट का 5/4 था। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल बाद अगर तुम्हें 4 रुपए मिलते, तो 5 साल बाद क्या तुम्हें 5 रुपए मिलते? क्या बेटा रेशो की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको 40-50 मान लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो भी कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो रेट ज्ञात करने के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए। ध्यान रखना बेटा, रेट ज्ञात तभी हो सकती है जब तुम्हारे पास प्रिंसिपल हो। आप मुझे एक बात बताओ यार, 3 साल में तो आपका पैसा 40 रुपया बन गया, 5 साल में 50 रुपया बन गया, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए आया होगा क्या? ये चीजें लिखने की नीड नहीं होती, इनको मेंटली समझना पड़ता है बेटा। 2 साल में ब्याज आया 10 रुपए, इसका मतलब बेटा 1 साल का ब्याज, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपए रहा होगा। हाँ, और 3 साल का ऐसा ही बेटा 15 रुपए रहा होगा क्या? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपए रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हो ना कि 40 रुपए में से 15 रुपए तो ब्याज के रहे थे, और प्रिंसिपल मेरा 25 था। बेटा मैंने प्रिंसिपल काउंट कर लिया, 25 आ गया। देखो लैंग्वेज को समझना है, पैसा तुमने ब्याज पर दिया, 3 साल बाद जो बनेगा और 5 साल बाद जो बनेगा, उनमें 4:5 का अनुपात था। मैंने 40 और 50 लिख लिया बेटा, इससे मैं समझ गया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनता है 5 रुपया। रेट काउंट कैसे करते हैं? 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल, और प्यारे बच्चों 1/5 का मतलब होता है 20%। बी तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सारे बच्चों का उत्तर बी आ गया था? क्या बी उत्तर ज्ञात करने का तरीका समझ पाए आप लोग? सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बहुत टफ नहीं बनते हैं बेटा, बस लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, भाषा क्लियर होनी चाहिए। अगर भाषा क्लियर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रिपीट इसमें क्या करूं संजय, क्या चीज रिपीट करूं बता दे भाई। 3 साल के बाद पैसा और 5 साल के बाद पैसा 4:5 में है। 2 साल का ब्याज आया 10 रुपए, 1 साल का ब्याज 5 रुपए, 3 साल का ब्याज 15 रुपए। तो 40 रुपए में से 15 रुपए ब्याज के, 25 रुपए प्रिंसिपल, 25 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। आ जाओ, साधारण ब्याज की कोई धनराशि कितने समय में 16% दर से 5 गुना हो जाएगी? बेटा तुमने 100 रुपए दिए, वो 500 रुपए हो जाएगी, तो 400 का ब्याज आएगा 16% की दर से।
400 में 16 का भाग बेटा 25 बार जाएगा तो 25 साल लगेंगे। बताओ यार, अब ये कोई सवाल करवाने की नीड थोड़ी है, इतने आसान सवाल तो कर ही लोगे आप। दोस्तों ये पिछली क्लास का रिपीट क्वेश्चन है। 10,400 रुपए का ब्याज आना चाहिए। 10,400 का ब्याज 200 रुपए के हिसाब से 52 साल में आएगा। पिछली क्लास का रिपीट क्वेश्चन है, 52 आंसर आएगा बेटा इसका। 2400 रुपए पर 4 साल में समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त ब्याज का अंतर 36 रुपए है। देखो बेटा, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम, रेट डिफरेंट है। 4 साल में 36 रुपए का डिफरेंस आया तो 1 साल में 9 रुपए का आएगा। 9 रुपए का डिफरेंस आया, 2400 रुपए पर आया, गुणा में 100 करके परसेंट लगा दीजिए। उत्तर बन गया 9/24। बेटा 9/24 में 3/8 कह सकता हूं। 3/8 का मतलब होता है 0.375। 0.375 इज द करेक्ट आंसर। आपके सवाल का उत्तर इतना सही है बेटा। कुछ नहीं करना यार, रेट भी आपको चेक करनी है। तो 4 साल में डिफरेंस आया 36 रुपए का, 1 साल में आएगा 9 रुपए का। और रेट काउंट कैसे करते हैं? 9/2400। साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है। ओके, अगले 27.5 साल में ये इतना इतना हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल इक्वल करना चाहिए। देखो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। इसमें प्रिंसिपल 9 है, इसमें 15 है, अच्छी बात नहीं है। पहले प्रिंसिपल को सेम करूंगा, 45 कर लो। 5 गुना कर लीजिए बेटा, 45 और 85। यहां से 27.5 साल बाद, ओके, 3 गुना कर लीजिए, 45 और 129। बेटा 27.5 साल में ब्याज आया 44 रुपीज का। कितना ब्याज आया? 44 रुपीज का। तो 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में आएगा 44/27.5। और इसी चीज को आपने बेटा 45 से भाग करना है और गुणा में 100 करना है। बताओ चेक कर पाओगे क्या? बताओ बेटा चेक कर पाओगे? ये इतनी सी बात को समझना है। अगर आप ऐसा सवाल मिले तो एटलीस्ट प्रिंसिपल को इक्वल करना सीख लो बेटा। प्रिंसिपल को इक्वल करते ही आपकी बात का उत्तर तैयार, आपका उत्तर डन, खत्म बात। सवाल याद है पिछली क्लास का? ये इसका उत्तर आई थिंक डी ऑप्शन आया था। मुझे लगभग आइडिया से पड़ रहा है डी आया, सी आया, ऐसा कुछ उत्तर आया था। आ जाओ, सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में, अब मैं प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिवाइड करने की थ्योरी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नई कैटेगरी के सवाल स्टार्ट हो गए हैं बेटा। 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया कि 4.5 सालों में 6/2/3% के ब्याज की दर पर पहले भाग का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज से 2/3/4 के ब्याज का दुगना है। दोनों भागों में अंतर क्या होगा? बेटा एक बात सुनो, मैंने 5,000 रुपए को 2 भागों में बांट दिया। x अनुपात y में बांटोगे क्या बच्चों? x अनुपात y में बांटोगे। अच्छा, x रुपए पर 4 5 20, 21/5 सालों का ब्याज। रेट कितनी है? 6/2/3। क्या इसको 1/15 कह सकता हूं? 1/15। बच्चों x रुपए प्रिंसिपल पर, इतनी रेट पर, इतने टाइम का, क्या यही तो ब्याज आएगा? दिस इज अ वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों क्या ये ब्याज की वैल्यू बनेगी? हाँ, ये। और दूसरा भाग y है। y रुपए पर 4% का मतलब होता है 1/25 गुणा, समय है 4 दूनी 8 और 3 11/4 सालों का ब्याज। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का दुगना है। पहले भाग का ब्याज है वो दूसरे भाग के ब्याज का दुगना है। एक बार इस इक्वेशन को समझो बेटा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको बेटा ये बोलना चाहता हूं, आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा। x और y के मैंने 2 भाग मान लिए। x रुपए पर 1/15 की रेट से 21/5 सालों का जो ब्याज आएगा, y रुपए पर 4% की रेट से 11/4 सालों के ब्याज का दुगना है। ये डबल मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 25 15 5 75, 3 आएगा बेटा, 3 से काट के 7 कर लीजिएगा, 7 इधर 2 कर लीजिए, कुछ और नहीं कट पाएगा। 14x बराबर बनेगा 11y और x अनुपात y का रेशो बन गया बेटा 11/14।
जैसे ही आप रेशो पे गए, आपका सवाल डन। 5,000 रुपए अगर 25 की वैल्यू है तो आपको डिफरेंस पूछा गया दोस्तों, 600 रुपए तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बहुत जल्दी से, आसानी से, हंसते खेलते हमने काउंट कर लिया। एक एक बच्चे का उत्तर ठीक आया क्या? एक एक बालक इस सवाल को ठीक से समझ पाया? रेशो में चीजों को बनाना समझो बेटा। अगर आप सवाल को रेशो से बना पाएंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे। रेशो वाला फॉर्मेट आपको समझना है। सवाल के डेटा को देखकर आपने रेशो बनाना है बेटा। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। बेटा बताओ, इस सवाल में आपको रेट ज्ञात करने की आवश्यकता है क्या? क्या इस क्वेश्चन में रेट ज्ञात करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। रेट ज्ञात करने के चक्कर में पड़ोगे तो भैया जिंदगी खराब हो जानी है। 6 सालों में 3200 रुपया, इतना तो हो ही गया। 7.5% आपने रेट को फालतू कर दिया, तो 6 सालों में 45% का ब्याज और आ जाएगा, 45% का और बन जाएगा। और बच्चों, 3200 का 45% ज्ञात करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 45 दिया 135, 1350 और 90, 1440 रुपए आएगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6752 इज द करेक्ट आंसर। रेट ज्ञात करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। आपने सवाल को पढ़ते ही सवाल का उत्तर देना दोस्तों। तेज गति में उत्तर बनना चाहिए। बताइए, सवाल नंबर 10 आपको समझ में आया? 10 नंबर क्वेश्चन तक की बात समझ में आई? ऋषभ मेरे भाई, तुमने क्लास को आज ही ज्वाइन किया है। तुमने ऋषभ इस क्लास को आज ही ज्वाइन किया है। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के 100 क्वेश्चन बच्चों को करवा चुके हैं। तो उनमें बेटा ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। अब जब तक तुम पुरानी क्लास को नहीं पढ़ोगे भाई, थोड़ी दिक्कत देखो आएगी। मैं कुछ कर नहीं सकता यार। एक्चुअल में इफेक्टिव रेट क्या होता है आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो बेटा आप कुछ कर नहीं पाओगे सवालों में। ये तो क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, ये तो क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। कई सारे सवाल देखो रिलेट आ रहे हैं बेटा। इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका था यूनिटरी मेथड। इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या दोस्तों? यूनिटरी मेथड। कैसे? अरे भैया 8800 रुपए थे, 12,000 रुपए हो गए। एक साल का ब्याज देखो, 12,000 तो हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रिंसिपल था ही था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल का ब्याज बन रहा है बेटा 800 रुपए, 800। एक साल का ब्याज आएगा 800 रुपए और 7 सालों का ब्याज आएगा 5600 रुपए प्लस 7 या 21% और ज्ञात करना है, 1848। यूनिट डिजिट 1 बनेगा, उत्तर सही आएगा बेटा, खत्म बात। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है 12वां। ये चीजें रिपीट दी गई कि इनको रिपीट करें, सवालों को 2-2 बार सॉल्व करें। आपको इसमें कम करना है तो भैया कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, एक और सवाल पे चलते हैं। देखो, आपने किसी बंदे से कोई पैसा ब्याज पर लिया और भाई साहब अगले ने ना तुम्हें कंडीशनें बता दी। क्या कह रहा है? भी स्टार्टिंग वाले 3 साल तक, स्टार्टिंग वाले 3 साल तक 8% की दर से ब्याज लूंगा। अगले 4 साल हैं, जो अगले 4 साल हैं, जो अगले 4 ईयर्स होंगे, उनमें आपकी रेट 8.5% कर दी जाएगी। और 7 वर्षों के बाद में जितना भी आप टाइम पैसा और रखोगे, सब में मैं आपको 7.5 की रेट से ब्याज लूंगा। मतलब बेटा अलग अलग टाइम आपको दिया गया। ठीक है? इस सवाल में बेटा कुछ भी नहीं होता। आप इफेक्टिव रेट को फोकस कीजिए। इफेक्टिव रेट देखो, आप ये समझो आपका पैसा तुमने 13 साल तक यूज किया है। 13 साल तक बेटा, स्टार्टिंग के जो 3 ईयर होंगे, क्या उनमें तुमने 24% ब्याज दिया क्या? भाई स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे, उनमें 8% के हिसाब से 24% ब्याज दिया होगा। हाँ, सारे बच्चे मुझे बताओ, जो अगले 4 साल हैं, अगले 4 साल हैं, उनमें 34% का ब्याज दिया होगा क्या? 8.5 के हिसाब से 4 साल का ब्याज बनता है बेटा 34%। 8.5 का डबल 17, 17 का डबल 34। अच्छा, 4 और 3 7 साल तो हो गए। क्या आगे तुम्हें 6 साल और यूज करने हैं? क्या आगे तुम्हें पैसा 6 साल और यूज करना है? और इन 6 सालों पर 45% का ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा बेटा। टोटल तुम्हारी कैपिटल तुमने 13 साल तक यूज की है। अगर मैं इन बातों को जोड़ूं तो मेरे को 103% ब्याज देना पड़ेगा क्या दोस्तों? 103% ब्याज देना पड़ेगा क्या? हाँ। और 103% की वैल्यू आपको दी गई है 9270। तो आपको 100% की बात ज्ञात करनी है।
वैसे भी आइडिया पड़ रहा है बेटा 9,000 रुपए आना चाहिए। 9600 और 10,000 तो संभव ही नहीं है। अरे ब्याज मिलाकर 9270 होते हैं, प्रिंसिपल तो 9270 से कम ही आएगा, इतना कम भी नहीं आ सकता। ये बात आपके लिए इजी। ओ माय गॉड, एक बालक आया कह रहा है फॉर्मूले से बताओ। फॉर्मूले से क्यों बताऊं भाई? क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? क्या ये पॉइंट तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रहा? दोस्तों देखो, अब मैं इस सवाल को तुम्हें मेंटली करके बताऊंगा। अब मैं आपको ये बात को मेंटली करके बताऊंगा, सुनो मेरी बात। टोटल तुम्हें 19 साल का टाइम कंसीडर करना है, ध्यान रखना 19 साल का टाइम चलना है, 19 साल का, ठीक है। पहले 4 साल में 6.5%, तो स्टार्टिंग के जो 4 साल हैं उनमें 6.5 की दर से 26% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ, 26 है ना? अच्छा, अगले 7 साल में 9% के हिसाब से 63% ब्याज दोगे। दोस्तों आपको ये 4 साल लिखना नहीं है, माइंड में करना, 26 और 63 हो गया। अच्छा, 11 वर्षों के बाद में जितना टाइम यूज करोगे 10% की दर लगेगी फ्लैट। आप मुझे बताओ, 19 साल काउंट करना है, 4 और 7 11 साल आ गया, 8 साल तुम्हें और यूज करने पड़ेंगे, खत्म। 6 3 9, 169% आपको ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों 169 रुपए तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। ये जो 43,040 रुपए है, ये अमाउंट है, अमाउंट 269 की वैल्यू है, 269 की वैल्यू है, ये अमाउंट है बेटा। तुमको मैंने ब्याज पर 100 रुपए दिए ना, तो 169 का तो ब्याज ही आ गया, मैं आपसे 269 पे लूंगा। ये दोस्तों मेरा प्रिंसिपल आएगा। जरा सोचिएगा, ये लास्ट में देखो 1 और 6 बार कटेगा, 16,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर आता है बेटा। क्या बात को समझ पाए, बात को चेक कर पाए, क्या बात को समझ पाए? अगर मैं आपको 100 रुपए ब्याज पर देगा तो आप मुझे 169 का ब्याज दोगे। अरे ये मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही तो करी है, ये मैंने ब्याज की कैलकुलेशन करी है। 4 सालों का ब्याज 26%, 7 सालों का ब्याज 63%, 8 सालों का ब्याज 80%। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए होता तो आप मुझे बताओ 100 रुपए पर 169 का ब्याज आता क्या? 100 रुपए अगर तुम्हें मैं ब्याज पर देता तो 169 का ब्याज आता, और जो अमाउंट मैं आपसे वापस लूंगा वो 269 तो लूंगा भाई, प्रिंसिपल भी लूंगा और अपना ब्याज भी लूंगा। सवाल कहता इफ द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट का मतलब ये प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, दोनों को मिलाकर लिया गया बेटा। तो 43,040 जो है वो 269 अमाउंट के बटा में अमाउंट आएगा, जिसकी वैल्यू दी जाए वो बटा में, पूछी वो गुणा में, तो गुणा 100 करेंगे, उत्तर बनेगा 16,000। अमाउंट की बात को समझना है बेटा। 269 क्यों आया, समझ में आई बात? आपने एक्चुअली उस अमाउंट को ना ब्याज मान लिया होगा। कई बार क्या होता है, ये संख्या इतनी बड़ी आ जाती है कि हमें लगता है कि ये तो ऐसे बन जाएगा, ऐसा काम नहीं है बेटा। करो ट्राई फटाफट। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ एक निश्चित धनराशि का निवेश करता है। साधारण ब्याज की दर 13% है। 3 साल के अंत में 24,948 रुपए मिलते हैं। प्रति वर्ष जमा करने वाली ब्याज की राशि क्या है? बेटा सुनो, मैंने ना एक व्यक्ति से व्यवहार रखा, उसको मैंने कहा कि प्रत्येक साल के स्टार्टिंग में एक पैसा निवेश कर दिया, ठीक। मान लो मैं पहले साल बेटा 100 रुपए निवेश करता, रेट मार्केट में चल रही है 13%, ठीक, 13%। आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए में पहले साल की स्टार्टिंग में निवेश करता, दूसरे साल भी 100 रुपए निवेश करता, और तीसरे साल भी 100 रुपए निवेश करता, क्या बच्चों 100 रुपए तीनों साल तक निवेश करता? है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल तक 100 रुपए निवेश करता। अब ये बताओ, ये जो 100 रुपए हैं, ये जो 100 रुपए हैं, इस पर बेटा 3 साल तक ब्याज मिलेगा ना? क्या बच्चों इस पर 3 साल तक ब्याज मिलेगा? 39 रुपए ब्याज मिल जाएगा क्या? 1 साल का ब्याज 13 रुपए, 2 साल का ब्याज 26 रुपए, 3 साल का 39। आगे वाले 100 रुपए पर क्या मुझे ब्याज के केवल 26 रुपए मिलेंगे, और इससे आगे वाले ब्याज पर मुझे 13 रुपए ब्याज मिलेगा? बेटा पहले साल का पैसा 3 साल तक ब्याज पर पड़ा रहा, आगे वाला 2 साल पर, आगे वाला 1 साल पर। 3 साल के बाद जब हिसाब करने जाऊंगा, क्या मैं आपसे 378 रुपए लूंगा बेटा?
इसमें से 100 रुपए 3 बार यानी 300 प्रिंसिपल है, 78 रुपए ब्याज के। सवाल कहता है वो 24,948 रुपए लेकर आता है। दोस्तों ये 378 की वैल्यू है, क्या आप 100 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, लास्ट में 4 2 3 नहीं कट पाएगा, उत्तर बी आएगा बेटा, बिल्कुल सही है। यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी आपको आइडिया हो जाएगा, उत्तर यही बनना चाहिए। क्या बताओ बेटा, 15 नंबर तक की बात समझ में आ गई? ऋषभ मेरे भाई तेरे से निवेदन है हाथ जोड़कर भाई, स्टार्टिंग से पढ़ ले यार, टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ ले भाई, बीच में समझ में नहीं आता यार बेटा, क्यों मेरा मतलब हर चीज पे कमेंट कर रहा है यार? अरे 1 साल का क्यों होगा भाई? क्या वो पैसा 3 साल तक ब्याज पे नहीं पड़ा रहा? अरे एक सिंपल सी बात समझो रे मेरे भाई, एक सिंपल सी बात को समझो। तुमने एक व्यक्ति से व्यवहार रखा, उसको कहा कि साल के स्टार्टिंग में मेरे से 100 रुपए ब्याज पर ले जा। जैसे समझो 2015 की 1 जनवरी को, 1 जनवरी मान लो, तुमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 100 रुपए का। 1 जनवरी 2016 को भी तुमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 जनवरी 2017 को भी तुमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। 31 दिसंबर 2017 को तुम पहुंचे अपना पूरा पैसा लेने। आपने कहा मार्केट की रेट चल रही है 13% के ब्याज की। आप मुझे बताओ, ये जो पैसा 2015 वाला है, इसको 15 का, 16 का, 17 का, यानी 3 साल तक ब्याज मिला क्या? 1 साल का ब्याज 13% है, तो 3 साल का 39। इस पैसे पर 2 साल का ब्याज मिला, 1 साल का 13, 2 साल का 26। इस पर तुम्हें 1 साल का ब्याज मिला, तो 1 साल का मतलब 13। तो 3 सालों के बाद में टोटल हिसाब करेंगे तो 378 रुपए मांगेंगे। यही 378 रुपए आपके अमाउंट की वैल्यू दी गई थी। और मैंने पूछा कि प्रत्येक साल कितना जमा करवाया, तो प्रत्येक साल मैंने 100 रुपया जमा करवाया बेटा। 15 नंबर तक की बात क्लियर, 15 नंबर तक का पॉइंट क्लियर। इफेक्टिव रेट आपको समझ में आएगा बेटा, वो आएगा, चिंता मत करो। देखिएगा 2 सालों के लिए 4% का इफेक्टिव आ गया 8%, 4 सालों के लिए 6% का इफेक्टिव आ गया 24%, 2 और 4 6 साल बीत गए, 6 3 साल बाकी हैं, 3 सालों पे रेट लगेगी 8% की, यानी 24%। 24 24 48 8 56 56% का ब्याज आएगा। 1120 अगर 56 की वैल्यू है तो पूंजी कितनी है? 56 दूनी 112, 2000 रुपए उत्तर आ गया। बताओ, इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन मेंटली हो पा रहे हैं बेटा? ये मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो लोग पता नहीं क्लास में हु अल्लाह कर देंगे कि 8 कैसे आया, 8 कैसे आया, 24 कैसे आया। तो मतलब ये चीजें समझने वाली हैं बेटा, इन पर टाइम वेस्ट मत करना। 2 सालों का 4% की दर से 8%, 4 सालों का 6 की दर से 24%, 6 का 8 की दर से 48%, सॉरी 24%। क्या बच्चों, अब ये बताओ, सवाल सेम है, इसे आप कर लोगे? बीच में कुछ सेम प्रकार के सवाल आपके लिए छोड़ दिए जाए ना, क्योंकि मेरी बात सुनो, तुम्हें 15 साल का टाइम देखना है बस, कहीं ज्यादा मत काउंट कर लेना। स्टार्टिंग में 4 8 32, 6 दाया 60। अब इसके बाद मुझे बता दो कितने साल और लिखने हैं बेटा? इसके बाद मुझे बता दो कितने साल और लिखने हैं? 5 साल लिखने हैं, बहुत बढ़िया। और 5 सालों पर 60% ब्याज लूंगा ना, 152% ब्याज आएगा दोस्तों, 152%। और 152 को आगे आप काउंट कर पाओगे, 8000 रुपए आंसर आएगा। मैं समझ पा रहा हूं भावनाओं को, डेटा को देखकर समझ पा रहा हूं, उत्तर बनेगा 8000। अब देखो, दिखता है सवाल की बहुत बड़ा सा, पहले 4 साल, अगले 8 साल, अगले 6 साल, लंबा सा, लेकिन सॉल्व करने गए तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड लगने भी नहीं है, 30 सेकंड क्वेश्चन में जाने भी नहीं है। अब भावनाओं को समझ पाओगे। ये सवाल छोड़ दिया जाए बेटा आपके लिए, और सुनो, हाँ तरीका सेम है। 19 नंबर सवाल देखो बेटा। मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति लाभ को थोड़ा सा डाकघर में, थोड़ा सा बैंक में 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। अगर उनकी मंथली इनकम 2000 रुपए है, अगर उनकी मंथली इनकम 2000 रुपए है, ये 2000 रुपए टोटल इनकम की बात कर रहा है क्या बेटा? 2000 रुपए टोटल इनकम की बात कर रहा है ना? हाँ। अब देखो कहानी को समझो, तुम्हें ये सवाल बताऊंगा मैं कई प्रकार से, सुनो बेटा, एक ही सवाल से तुम्हें कई बातें समझ में आएंगी। मिस्टर दत्ता एक व्यक्ति है, इसको मिले बेटा रिटायरमेंट के 3 लाख रुपए। ये बंदा 3 लाख रुपए जेब में डाल के इतरा इतरा के घूम रहा, कह रहा है मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। बैंक वालों को फोन कर रहा है, कभी डाकघर वालों को फोन कर रहा है, कह रहा है आपके यहाँ पैसे जमा करवाने, घर पे आ जाओ, बात करते हैं।
बैंक वालों को ठीक है सर, आ जाते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है आपके पास। अब डाक घर वाले कहते कि हम आपको 10% का एनुअल ब्याज दे देंगे दोस्तों। बैंक वाले कहते हैं हमें ऐसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें केवल 6% ब्याज देंगे। अब दोस्तों इस बंदे ने क्या कराना, कुछ कुछ अमाउंट दोनों में डाल दी। 3 लाख रुपए में से थोड़ा सा हिस्सा उसने बैंक में डाल दिया और बाकी का डाकघर में डाल दिया, और उसको मंथली इनकम 2,000 रुपए की होनी चाहिए। एक बात बताओ दोस्तों, ये जो रेट आपको दी जाती है, क्या ये एनुअल मिलती है क्या, क्या ये वार्षिक मिलती है क्या? तो मैं देखो इसमें तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया गया 2,000 रुपए की मंथली इनकम, 2,000 की मंथली, तो साल की इनकम 24,000 रुपए होगी क्या? और ये इनकम किस पर हुई है, इनकम किस पर हुई है? इनकम हुई है आपके 3 लाख रुपए पर। भाई इसके पास 3 लाख रुपए थे ना, 3 लाख रुपए पर इसको 24,000 रुपए की इनकम आ गई। अगर मैं परसेंटेज ज्ञात करता हूं तो एक सेकंड में कह सकते हो ना कि 8% इनकम हुई है, 8% इनकम हुई है। और दोस्तों यही 8% इसके बीच में आ गया। एलिगेशन याद आया, 2:2 का मतलब 1:1। मतलब आपने बराबर बराबर पैसा, आपने इक्वल इक्वल पैसा डाकघर में और बैंक में जमा करवाया था, तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस 0 है साहब, दोनों अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अमाउंट आपकी बराबर थी। ये तो आपने परसेंटेज से कर लिया। परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर पाओगे क्या? क्या बेटा परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर पाओगे क्या? हाँ, हम देखो परसेंटेज ब्रेक मेथड भी इस सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। डाक घर वाले और बैंक वालों की ब्याज रेट को लिखने का तरीका समझो बेटा। 6% का ब्याज देता है ये, और ये देता है 6% प्लस 4%, ऐसे कुल मिलाकर उनको उनके प्रिंसिपल पे 6% ब्याज तो आना ही आना चाहिए। तो 6% ब्याज तो आना ही आना चाहिए, और 3 लाख का 6% होता है 18,000। 3 लाख का 6% होता है 18,000। लेकिन दोस्तों साल का ब्याज तो 24,000 रुपए आ गया, साल का ब्याज तो 24,000 रुपए आ गया। ये बाकी के 6,000 रुपए कहां से आ गए? ये बाकी के 6,000 रुपए 4% की वैल्यू होगी दोस्तों। बाकी के 6,000 रुपए 4% की वैल्यू होगी। तो 4% की वैल्यू 6,000, एक की 1,500, तो यहां दोस्तों आएगा 1.5 लाख, और यहां भी दोस्तों 1.5 लाख। इसका मतलब दोनों पैसा बराबर था, उनमें कोई भी अंतर नहीं था। बोथ अमाउंट्स आर इक्वल, दोनों पैसा आपके लिए बराबर था। एलिगेशन भी अच्छा तरीका है, ये भी सिंपल है, आप जो मन करे वो ट्राई कर लो बेटा। ये सवाल कर लोगे क्या बेटा? हैं, ये सवाल कर लोगे क्या? ये वही क्वेश्चन है, 3 सालों के लिए इतना ब्याज, अगले 5 के लिए इतना, अगले 7 के लिए इतना। गुना करो और जोड़ो, 9 और 20 29, 29 और 42, 42 और 29 को जोड़ना है बेटा 71। ये 71% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, खत्म बात। Alvart invested an amount of X rupees in a fixed deposit scheme offering 10% annum for first year, 15% per annum for second year, and received an amount of 20240 after 2 years. What is the X? तुम एक पैसा जमा करवाए, उसने कहा पहले साल का ब्याज दूंगा 15%, दूसरे साल का ब्याज दूंगा 25, सॉरी पहले साल का ब्याज दूंगा 10%, सेकंड ईयर का ब्याज दूंगा 15%। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, तुम अगर 100 रुपए जमा करवाते हो, पहले साल का ब्याज 10 रुपए, अगले साल का ब्याज 15 रुपए, तुम्हें टोटल 125 रुपए दिए जाएंगे क्या? और ये जो 20,240 है, ये 125 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी। कर पाएंगे? 25 चौका 100, 25 पांजा 120, 5 से काट लीजिए दोस्तों, 5 चौका 20, 2 आएगा, 5 4 0 24, 5 चौका 20 8। इसके आई थिंक ऑप्शंस ठीक नहीं है बेटा, कुछ चेक कर सवाल में, थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में फॉल्ट है बेटा, राउंड फिगर में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात बेटा, ऑप्शंस में फर्क है सवाल की। ये बताओ, ये बढ़िया सवाल है, इफेक्टिव रेट से कर पाओगे? इफेक्टिव रेट से कर पाओगे क्या? 15% की दर से 3.5 साल का ब्याज कितना आएगा? 15 तिया 45, 45, अच्छा इतना भी नहीं करना क्या? ये 15%, ये 3.5 साल। अरे मेरे भाई, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1.5 साल का है। 22.5% की वैल्यू है 144, 22.5% की वैल्यू है 144,
100% की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 144 बटे 22.5 गुणा 100, ये पॉइंट काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 लिमा 225, 9 16, 640 रुपीज आंसर आ गया क्या आपका? अरे ये सवाल सारे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, या साथ साथ आप भी सॉल्व कर पा रहे हैं बेटा? इस सवाल के लिए परसेंटेज ब्रेक मेथड से बढ़िया कोई तरीका नहीं है बेटा। देखो एलिगेशन से भी सवाल बन जाता है। एलिगेशन कई बार डेटा में आपको कंफ्यूज कर देता है। सुनो बेटा, ये आपकी अमाउंट का पहला भाग है, ये आपकी अमाउंट का दूसरा भाग है, ठीक। एक को बेटा 4% पर दिया और एक को तुमने 5% पे दिया, ऐसे लिख दूं? बोलो सही है क्या? अरे बोलो भैया। हाँ। अब दोस्तों 5,000 रुपए पर एक साल में, 5,000 रुपए पर एक साल में 4% ब्याज तो आना ही आना है। 4% ब्याज तो आना ही आना है। 200 रुपए ब्याज तो आना ही आना है भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन एक साल में ब्याज आया कितना है? 220। 2 साल में 440, एक साल में 220। तो इसका मतलब 20 रुपीज का ब्याज एक्स्ट्रा आ गया क्या? दोस्तों ये 20 रुपीज कहां से आ गए? 20 रुपीज कहां से आया दोस्तों? आप कहना जी 1% की वैल्यू 20 है। और प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू बनेगी 2000। 100% की वैल्यू बनेगी 2000। और मेरे दोस्तों, ये वाला अमाउंट बन गया 2000 और ये वाला अमाउंट बन गया 3000। उत्तर बन गया। बताओ पेन उठाकर भी क्या करोगे, सवाल में आवश्यकता ही नहीं है। आप एक्स मानकर भी कर सकते हो बेटा, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। आप ये तरीका लगाओगे तो सवाल जल्दी बनेगा। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए परसेंटेज ब्रेक मेथड काफी कंफर्टेबल, काफी इजी काम करता है। चलो इतने सवाल करो बेटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के आगे मिलते हैं, आगे सवाल और भी किए जाएंगे। उम्मीद है आज 50 तक के सवाल कर पाएंगे।
हाँ भैया, वेलकम बैक। 23 नंबर तक की बात बेटा कंप्लीट मान ली जाए सब बच्चों के लिए। भैया हिमांशु एडवांस मैथ का बैच बेटा प्लस पे स्टार्ट करेंगे, और प्लस पे बेटा स्टार्ट कर पाएंगे हम इस अर्थमेटिक के कोर्स के बाद। जैसे ही बेटा आपका ये कोर्स पूरा होगा, सेम जो वेडनेसडे आएगा हाथों हाथ बेटा आपका एडवांस शुरू हो जाएगा। अभी बेटा क्या शेड्यूल इतने बेटा लगातार चल रहे हैं ना, मतलब पैक टू पैक क्लास चल रही है बेटा। और इनमें से अगर मैं आपको टाइम पास वाला क्वेश्चन करूँ बेटा काट काट के, तो अपने बस की बात नहीं है बेटा। अपने को टाइम चाहिए होता है पूरा, हम चीजों पर रिसर्च करते हैं, बिल्कुल माथापच्ची करते हैं, पूरा बढ़िया से काम करते हैं, तभी काम करते हैं बेटा। 3 महीने में पूरी करवा देंगे, 3 महीने में कंप्लीट मैथमेटिक्स एडवांस, और ऐसी धुआंधार की मतलब मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो बेटा, एक बात आप समझोगे, बिजनेस इसे कहते हैं, बिजनेस पैसा ही पैसा होगा, व्यापार। कई लोग ना बेटा, कई लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस करते हैं बड़ा जेन्युइन। जैसे एग्जांपल मैं अपना मान लेता हूं, आपका क्यों मानो, मेरा भी मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। मैंने ना कोई काम सोचा, अब मैं 100 रुपए कहीं से ब्याज पर लेकर आया, 5% की एनुअल ब्याज रेट, 5% की एनुअल ब्याज रेट पे मैं पैसा ब्याज पर लेके आया अपनी मार्केट में, गुडविल ठीक है, पैसा कम ब्याज पे मिल जाता है, ठीक। अब यही पैसा मेरे को एक आदमी मिल गया, वो कह रहा है भाई मुझे रुपए चाहिए ब्याज पे। दोस्तों मैंने 8% ब्याज पर ये पैसा इस बंदे को चिपका दिया। मैं लाया 5% की ब्याज से, और वही 100 रुपए मैंने 8% की दर से आगे चिपका दिए। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, मुझे घर बैठे बैठे 3% प्रति वर्ष कमाई होने लग गई। मेरे को 3% प्रति साल बेटा घर बैठे बैठे कमाई होने लग गई। अगर इस पार्टी ने मेरा पैसा 10 साल तक इस्तेमाल किया, तो बताओ 30% कमा लूंगा क्या बेटा टोटल का? 30% कमा लूंगा ना बेटा। आपने पैसा रिटर्न किया, मैं आगे रिटर्न कर आया, अपने जेब से क्या गया, कुछ भी तो नहीं गया। तो ये जो हिसाब किताब है, इसमें जो कमाई होती है ना बेटा, ये दोनों रेट के डिफरेंस के इक्वल होगी। ये तो आप समझ ही पा रहे हो। 10% की रेट पर लाया, 12 पे चिपका दिया, 2% की कमाई कर ली मैंने। तो ये बीच की जो कमाई होती है, ये एक्चुअल में रेट का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। इसी बात पे आपको सवाल दिया गया। अब सुनो, एक बार ये कहानी समझना बेटा, एक बार ये लॉजिक समझना। क्या लॉजिक है, गौर करना। ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए 14% की दर से, ठीक है। ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए 14% की दर से एनुअल। ए ने क्या किया, इसमें थोड़े पैसे और डाल दिए अपनी इच्छा से। ए ने स्वेच्छा से अपने थोड़े पैसे इसमें और डाल दिए, और 16% की दर से बी को दे दिए। अब दोस्तों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक साल की बात करता हूं पहले, एक साल की। 6300 रुपए जो 14% पर लेकर आया था और 16% पर ब्याज पर दिए, तो आप मुझे बताओ 6300 का 2% साफ सुथरी कमाई मेरी होती क्या? इतनी रुपए मेरी कमाई होती क्या? लेकिन ए ने पता क्या किया था, ए ने इतने रुपए नहीं दिए थे, थोड़े रुपए अपनी जेब से भी मिलाए थे, थोड़े से रुपए अपनी जेब से भी मिलाए थे। और जो रुपया ए ने अपनी जेब से मिलाया था, इसका तो 16% ही कमाएगा बेटा। इसका तो कुछ पैसा जो अपनी जेब से डाला था, उसका तो 16% ही कमाएगा ना, वो तो सारी अपनी कमाई है। भाई मेरी बात समझो, मैं ब्याज पे मार्केट से लेके आया मान लो 500 रुपए, उनको बढ़ाकर ब्याज पर दे दिया, लेकिन 100 रुपए जेब में अपने भी डाल दिए थे उसमें, तो मेरे को तो 16% की कमाई आएगी आएगी ना बेटा। आप मुझे बताओ, ये 2% बनता है 126 के बराबर। हाँ, तो 8 में से 6 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 5 में 492 रुपए ये बनना चाहिए क्या? अरे भैया, एक्स का 16% जो होगा वो 492 के इक्वल आएगा। तो एक्स कितना बनेगा? 492/16 गुना 100। आपने 16 से काटा, कटेगा 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 छिका 48, 8 से नहीं कट पाएगा, 4 से काट लो भैया, 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 123, और ये कटेगा 25 बार। 123 गुना 25 अगर करूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों? 3075 रुपए। अगर मैं आपसे पूछता, अगर मैं आपसे पूछता कि ए ने अपनी पॉकेट से कितने रुपए मिलाए थे, ए ने अपनी जेब से कितने रुपए मिलाए थे, तो आप कहना 3075 रुपए मिलाए थे, 3075 मिलाए थे, ये उत्तर आ गया दोस्तों। लेकिन टोटल कितना उधार दिया था? तो भैया 6300 रुपए और 3075 रुपए, इनको जोड़ूंगा तो 9375 रुपए का उधार दिया था, उत्तर आएगा डी। समझ में आई बात? पैसे को जब आगे पैसे पे ब्याज पर दोगे, तो उनका डिफरेंस आपकी कमाई के इक्वल हो जाएगा बेटा।
एलिगेशन कर लोगे इसमें 6, 10 और 8.5, अरे कर लोगे ना, 6, 10, 8.5 का एलिगेशन लगा लोगे। ये 1.5, ये 2.5, 3:5 में आना चाहिए। 3 की वैल्यू आपको दी गई है 7500, 5 की वैल्यू आ गई 12,500। वेरी गुड, सुनिएगा, शानदार सवाल है, अल्टीमेट सवाल है। एक आदमी 12% की कुछ धनराशि और कुछ राशि 10% की ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो एक साल में 130 रुपए ब्याज पाता है, 130 का ब्याज पाता है, ठीक है। राशि की अदला बदली कर दे तो उसे 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा, 4% ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो 12% पर कितना पैसा निवेश किया? शिफ्टिंग से करेंगे बेटा, सुनिएगा। देखो बेटा, मान लो इसने x रुपए दिए 12% की ब्याज की दर पे, और y रुपए आपने दिए 10% की ब्याज की दर पे। एक साल में इतने तो ब्याज मिलेगा, x का मिलेगा 12%, y का मिलेगा 10%, और आपको 130 रुपए ब्याज मिलेगा। बोलो ये लाइन समझ में आ रही है तुम्हें? बेटा x का 12% ब्याज आएगा और y का 10% ब्याज आएगा, तो ये ब्याज जोड़कर आ गया 130 रुपए। अच्छा, अब ये कहता राशि की अदला बदली कर दो। राशि की अदला बदली करने का मतलब समझ रहे हो कि 12% पे तो आप लगा दो y रुपए, और यानी x को कर दो आप 10% पे और y को कर दो 12% पे, तो आपको ब्याज मिलेगा 134 रुपए। ये दूसरी इक्वेशन देख पा रहे हो बेटा? एक आदमी कुछ राशि को 12% पे और बाकी की राशि को 10% पे लगाता है तो 130 का ब्याज पाता है। अगर वो राशि की अदला बदली कर दे, यानी x को लगा दे 10% और y को लगा दे 12%, तो उसको 4 रुपए ब्याज फालतू मिलेगा, 134 रुपए ब्याज मिलेगा। अच्छा, इस सवाल में पूछा क्या है कि उसने 12% पर कितनी राशि निवेश की थी। बेटा आपको x की वैल्यू पूछी है क्या? क्या बच्चों, आपको x की वैल्यू पूछी है, x ज्ञात करना है। अब देखो, x ज्ञात करने का तरीका समझना क्या है बच्चों, है मेरी बात समझना। बेटा एक बार देखो, y इसमें 2 से 1 इक्वेशन को देखता हूं, y 2% कम हुआ है, x 2% बढ़ गया, तो वैल्यू आपकी 4 रुपए कम हो गई क्या? मैंने एरो का साइन लगाया, ध्यान दीजिएगा बेटा। x अगर मैंने 2% इंक्रीज किया, y मैंने अगर 2% डिक्रीज किया, तो वैल्यू मेरी 4 रुपए कम हो गई। बात को समझ रहे हो? x को मैंने 2% इंक्रीज किया, y को मैंने 2% कम किया, वैल्यू मेरी 4 रुपए डिक्रीज हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, x को अगर मैं 10, इधर लिखने की बजाय नीचे लिख लूं, यूं समझो, यहां लिख रहा हूं x। बेटा x को अगर मैं 10% इंक्रीज कर लूं, x को अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं, और y को अगर मैं 10% डिक्रीज कर दूं, y को अगर मैं 10% डिक्रीज कर दूं, यानी 5 गुना कर रहे हैं, तो वैल्यू मेरी 20 रुपए कम हो जाएगी क्या? क्या बच्चों, मेरी वैल्यू 20 रुपए कम हो जाएगी क्या? अरे थोड़ा स्ट्रक्चर समझो, तुम्हें दोबारा लिख बताऊंगा, कोई बात नहीं है, एक बार समझो। x का 10% और y का 12% 134 था। मैंने अब y का तो केवल 10% ही लिया है, 2% की कमी की है। x को मैंने 12% लिया, 2% वृद्धि कर दी, तो मेरी अमाउंट 4 रुपए कम हो रही है। मैं सवाल की नब्ज पकड़ गया। मैंने दोस्तों क्या करा, इस 2 और 4 का 5 गुना कर लिया, 5 गुना। क्यों? मैं y को जीरो करना चाहता हूं, मैं y को जीरो करना चाहता हूं दोस्तों। मैंने बोला x अगर 10% इंक्रीज होगा, y अगर 10% डिक्रीज होगा, तो वैल्यू आपकी 20 रुपए कम होगी। तो दोस्तों y तो जीरो हो ही गया, x का 22% 110, x का 1% आ गया 5, और x कितना आ गया दोस्तों? 500। खत्म बात। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता बेटा, इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। इसे कहा जाता है शिफ्टिंग मेथड दोस्तों, जिसमें हम डेटा को अपने हिसाब से चेक करते हैं, जिसमें डेटा को देखा जाता है। एक बार तुम्हें इसी सवाल पे एक बात और बता रहा हूं, सुनो। x का 12% और y का 10%, इसकी वैल्यू है दोस्तों 130 रुपए, इतनी है ना। x को तो आपने 10% पैसा लगाया, y पर तुमने 12% की दर से लगाया, तो 134 रुपए का ब्याज आया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में तुमसे y की वैल्यू पूछते कि y मतलब 10% पर कितना पैसा लगाया था, तो बताओ आप x को जीरो करते क्या?
फिर बेटा आप बताओ x को 0 करते ना, कैसे करोगे समझ रहे हो? ये देखो, ये 2% कम हुआ, ये 2% बढ़ा, और ये 4 रुपए बढ़ा। अब x में तुम 10% की कमी और कर लो, y को तुम 10% इंक्रीज और कर लो, तो वैल्यू दोस्तों आपकी 20 रुपए बढ़ेगी। तो y का 22% आ गया 154 के बराबर, y का 1% आ गया 7 के बराबर। दोस्तों y की वैल्यू आ गई 700 रुपए। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे y का मान पूछता तो आप 700 रुपए कहते। बेटा आप आवश्यकता के हिसाब से जजमेंट कीजिएगा। 26 नंबर सवाल को मैंने आपको डीप से बता दिया है। क्या बताओ, सबको समझ में आया? तरीका शानदार लगा तुम्हें? अदला बदली वाला क्वेश्चन आए ना बेटा, तो शिफ्टिंग से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा बेटा। बहुत बढ़िया। एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन का सवाल है बेटा। आपने 10% की दर पे पैसा दिया, 20% की दर पे दिया, टोटल तुम्हें 14% मिला। 6:4 में बांटोगे, 3:2 में बांटोगे। 3 की वैल्यू आपको दी गई है 12,000 रुपए, 5 की वैल्यू आएगी 20,000 रुपए। एलिगेशन पढ़ा ना सब बच्चों ने बेटा? एलिगेशन के बारे में जानते हैं ना बेटा? और मैंने जब आपको एलिगेशन पढ़ाया था, मैंने आपको पहली एक लाइन लिख कर दी थी कि एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक, एलिगेशन इज अ कंसेप्ट। एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक कंसेप्ट है जो सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आएगा। दोस्तों एलिगेशन पूरी मैथ्स में काम आता है। इस सवाल को ऐसे निहार कर, गौर से देखकर 10,000 उत्तर दे सकते हो? कोई मुझे बताओ कैसे? कोई मुझे बताओ 10,000 आंसर कैसे? बिल्कुल बेटा समीम, बहुत बढ़िया। अरे भाई 5% से पैसा लाए, 8.5% पे टिका दिया, तो 3.5% की कमाई कर ली। सवाल क्या था? तुमने 350 रुपए की कमाई कर ली। हो गया, वैल्यू को देखकर डिसाइड 10,000 आंसर आएगा, खत्म। कर लोगे ना बेटा? अरे कर लोगे ना सवाल? ए ने बी को 2500 रुपए दिए 7 साल के, 7% की दर से 4 साल में। तो आप मुझे बताओ 28% का ब्याज आया होगा? 2500 का 28% ब्याज निकाल पाओगे? अरे 2500 का 28% ब्याज निकाल पाओगे? कितना आएगा? 700 रुपए आएगा क्या? मतलब इन 1120 में से 700 रुपए तो वहां से आएंगे, बचेंगे 420 रुपए। अब अगले वाले 28% का मतलब कितना है? 420। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइएगा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 420/28, 100% की वैल्यू 1500 रुपए आ गई। बोलो बोलो बोलो। ये सब करने की बजाय देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों के लिए रेट सेम है, दोनों के लिए टाइम भी सेम है, तो टोटल 28% ब्याज आएगा। 28% 1120 के इक्वल है, तो टोटल आपका जो प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल वो रहा होगा 4,000 रुपए। 2500 एक जगह और 1500 एक जगह। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, कहानी सेम है बेटा। इस सवाल को पढ़ते ही बताओ आप लोग क्या करोगे? इस सवाल को पढ़ते ही बताओ मुझे आप लोग क्या करोगे? इफेक्टिव रेट आना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। प्रिंसिपल कुछ मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल कुछ मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल कुछ मान लीजिए, फिर डेविएशन लगा दीजिए। शानदार। सुनो, प्रिंसिपल ऐसा मानता हूं जो 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। 12 और 9 से कटने वाला 36 मान लो, ठीक है। 108 किलो को 36 मान ले बेटा। सुनो, अब आपने पहला भाग है 5/12 यानी 15 रुपए। 15 रुपए तुमने लगा दिया 9% की रेट की दर से। 2/9 का मतलब 8 रुपए। 8 रुपए तुमने लगा दी 11% की रेट से। शेष भाग 15 और 8 23, 13 रुपए बच गया। एक मिनट, 13 बच गए, इसको तुमने लगा दिया 16% की रेट पे। प्रिंसिपल था 36 रुपए, थोड़ा भाग तुमने लगाया 9% पे, थोड़ा लगाया 11% पे, थोड़ा लगाया 16% पे। अब आप मुझे बताओ, डेविएशन से एवरेज रेट निकाल सकते हो क्या? मैंने बेटा मान लिया 11% का एवरेज आ रहा है, ठीक। अब ये बताओ, 2 कम है 15 बार -30, ये तो बराबर ही हो गया।
ये 5 ज्यादा है 13 बार, तो 5 13 65 बटा में 15 और 8 23, 23 और 13 36। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आपका जो इफेक्टिव आपको ब्याज मिलेगा वो 11 से ही 35/36% मिलेगा। बोलो बोलो बोलो। और ये चीज इस चीज के इक्वल है, ये चीज इस चीज के इक्वल है बेटा। आप इस चीज को इस चीज के इक्वल सॉल्व कर पाओगे? अब तो बन जाएगा सवाल। अरे बताओ, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये एज वाले सवाल आते हैं, एज वाले। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 सेकंड रुकिएगा बेटा, मैं 1 मिनट में आया, काइंडली वेट। होगी भैया, तुम्हारे नेटवर्क की दिक्कत आ गई। महेंद्र भैया, पिछला क्वेश्चन एक सवाल छोड़ा है आपके लिए, थोड़ा बहुत काम कर लो डेविएशन के बारे में। सुनो बेटा, बन गया सवाल ये। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे जिनकी आयु 9 साल की है और 13 साल की है, बैंक खातों में इतने इतने रुपए डाल देता है कि 21 साल की आयु होने पर इसको 4.5% वार्षिक दर से समान धन प्राप्त हो। बेटा एक बात मुझे बताओ, 9 साल का ये बालक है, जब ये 21 साल का होगा, मैं मानता हूं, देखो 2 बालक हैं, एक की एज है 9 ईयर, को लिखता हूं ऐसे, ये बालक है 9 साल वाला, हंसते मुस्कुराते छोटे बच्चे हैं, और ये बालक है बेटा 13 साल वाला, ये दुखी है, उसको पापा ने पैसे नहीं दिए, कम दिए इसके खाते में, तो ये बंदा पापा से नाराज चल रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, 9 साल वाले बच्चे को आपने एक्स रुपए दिए, एक्स रुपए, और इसको मान लो वाई रुपए दिए, ऐसे दिए कि 21 साल के जब होंगे ना, दोनों बराबर बराबर पैसे के मालिक होंगे, दोनों इक्वल पैसे के मालिक होंगे। बेटा एक बात बताओ, 9 साल वाले बंदे को क्या 12 साल तक ब्याज मिलता रहेगा? क्या बताओ, 12 साल तक ब्याज मिलता रहेगा? हाँ दोस्तों, इसको 12 साल तक ब्याज मिलेगा 4.5 की रेट से। तो आप मुझे केवल इतना बताइएगा, देखो ये एक्स रुपए थे, इसको 4.5 की रेट से 12%, 12 साल तक ब्याज मिलेगा, इतना ही तो मिलेगा। हाँ। और इस वाले बंदे को दोस्तों, इधर वाले बंदे को 8 साल तक ब्याज मिलेगा 4.5 की रेट से। क्या ये बात आपको सही समझ में आ रही है? मतलब दोनों को ब्याज कितना कितना मिला वो मैटर नहीं है दोस्तों, ब्याज तो इतना इतना मिलेगा, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन पैसा मिलेगा कितना? तो एक्स को मिलेगा बेटा 154% और वाई को मिलेगा 136%। देखो, मान लो पिताजी ने इनके अकाउंट में एक्स और वाई रुपए जमा करवाए थे, तो एक्स रुपए पर 54% का ब्याज आ गया, 154% बन गए। वाई रुपए पर 36% का ब्याज आ गया, वो 136% बन गए। तो बच्चों मैं आपसे ये कह सकता हूं, 1% से 1% तो काट दीजिए, कुछ कटने वाला है, 2 से काट लीजिए, ये 68 बनेगा और ये 77 बनेगा। ये दोनों बराबर थे ना बेटा, ये इक्वल थे, ठीक है। 77x बराबर है 68y, तो x और y का रेशो कितना बन गया? 68 77। इस रेशो में पैसा बांटना है बेटा, इस रेशो में पैसा बांटना है, बांट दोगे ना भैया? 21,750 जो है, ये टोटल की वैल्यू है, 8 7 15 1, 145 की वैल्यू है, छोटे बच्चे का भाग 68 है। उत्तर 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल देख सकते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, 17 102, ये भी नहीं है, उत्तर यही बनेगा। 17 का मल्टीपल भी खोज सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार का सवाल पहले करवा चुके आपको हम, एक ऐसा एक सवाल हमने बताया था आपको। आपके लिए सवाल है ये, बढ़िया सवाल है ये।
ठीक है। अब बेटा अब बताओ 32 नंबर सवाल कर लोगे। 12 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया, 4,000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 8,400 बन जाएंगे। अरे भाई 12 साल के बाद में प्रिंसिपल को आपने ब्याज को जोड़ दिया मूलधन में, ठीक है। 4 साल में सॉरी 4,000 रुपए 5% की दर से 12 साल में 60% ब्याज बन जाएगा। तो आप ये बात कह सकते हो ना कि 12 वर्ष में 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2,400 रुपए। अरे बोलो बोलो बोलो, 4,000 का 60% 24। आपने इसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया, अब नया प्रिंसिपल काम करेगा 6,400 रुपए का, और 6,400 रुपए 8,400 रुपए होने तब होंगे जब 2,000 का ब्याज आएगा। एक साल में ब्याज कितना बनेगा 320 रुपए का। तो ये डिवाइड कर लेना बेटा, कितनी बार पाएगा उतना चेक कर लेना। 8 से ही काट लें, 25/4, 6 सही 1/4 साल, तो 12 और 6 18, 18 साल 3 महीने। पिछली क्लास में एक सवाल आपने ऐसा किया था, लगभग लगभग सेम प्रकार का सवाल था, डेटा का फर्क था बस। इसको आप बनाना बेटा एलिगेशन से, आपके लिए सवाल है, इसको आप करना एलिगेशन से। ये भी एलिगेशन, ये थोड़ा सवाल डिफरेंट है, ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है। सुनो बेटा, इसको मैं बताऊंगा तुम्हें कल, आज नहीं बताऊंगा। आज तुम करो ये वाले सवाल, पहले पहले आप ये वाले सवाल करो, क्योंकि टाइप ज्यादा है, इन सवालों की लैंग्वेज बेटा ज्यादा है, इनको समझो पहले आप। 7,930 रुपए को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ए बी सी को 2, 3, 4 साल पूरे होने पर 5% के दर पे ऋण के रूप में दे दिया। समय पूरा होने पर तीनों को बराबर अमाउंट मिले। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। एक ही लाइन में बात सारी क्लियर। क्या तुम्हें यह समझ में आई? ए को मैंने 2 साल के लिए 5% की रेट पर दिया, तो 10% तो ब्याज आ गया, 100 प्रिंसिपल था 110 बन गया। बी का 115, सी का 120, तीनों के मिश्रधन मैंने इक्वल कर दिए बेटा, खत्म बात। 5 से काटोगे तो 22 ए बराबर 23 बी बराबर 24 सी। तुम्हें गणित की क्लास में करवाया गया था दोस्तों, तुम्हें गणित की क्लास में करवाया गया। देखो कैलकुलेशन करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को, टोटल चीज को 22 गुना 23 गुना 24 के इक्वल मान सकते हो। टोटल चीज को 22 गुना 23 गुना 24 मान सकते हो। अब मुझे बताओ एबीसी का रेशो क्या बनेगा। ए बनेगा 23 गुना 24, बी कितना बनेगा 22 गुना 24, सी कितना बनेगा 22 गुना 23। कैलकुलेशन बचाने के लिए ये काम कर लिया करो बेटा। 7,930 रुपए टोटल था, 7,930 अगर टोटल था, ये टोटल की वैल्यू है, बटा में लग जाता टोटल 22, 23, 24। और सेम बात को आप आगे काउंट कर लीजिए, बताओ कर पाओगे बात? रेशो में ये सारी बातें पढ़ी है बेटा आपने। जितने बच्चों ने रेशो की क्लास नहीं पढ़ी बेटा, आप लोग एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। मैंने आपको ना एक बार मिटाई लो इसको, ये लो, ये बात बेटा बताई थी कि अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C होता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है ABC को 3 गुना 4 लिख सकते हैं, इधर हम इधर 2 गुना 4 लिख सकते हैं, और इधर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। कुछ कटने वाला हो तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें देखो आपने 110% तब लिया, मिश्रधन बराबर करना है, मिश्रधन। अगर कभी ब्याज इक्वल करना होता तो कहानी अलग करते। सुनो, यह सवाल कहता तीनों पर उसे इक्वल ब्याज प्राप्त हुआ, तो इसमें यह करूंगा क्या कि ए का 3% बराबर बी का 5% बराबर सी का 8%। इसमें यह करना पड़ेगा क्या? यह सवाल तो बहुत इजी बन गया। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना, ब्याज इक्वल करना है या क्या इक्वल करना है, ये बात समझ लीजिए बेटा, इस बात को पढ़ लेना, उत्तर मिल जाएगा आपको। चलो बेटा, ये आपके सवाल हो गए 40। अब एक काम करना बेटा, आप कल की क्लास में ना 40 तक के सवाल कम से कम करके लाइएगा। मिनिमम 40 तक के क्वेश्चन बेटा होने चाहिए, लगभग लगभग 40 तक के सवाल आपके कंप्लीट होने चाहिए कल की क्लास में आने से पहले। चालीस क्वेश्चन होने चाहिए। पीडीएफ अभी अपलोड कर दी जाएगी, ध्यान रखिए बेटा। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।